अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू केमिस्ट्रिकली। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू सीरीज़ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ई कैट और एम कैट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो हमारे फर्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये एमसीक्यू जो है ये दिखने में इस तरीके का ट्रिकी लगेगा कि यहाँ पे हमें कोई स्टिचोमेट्री परफॉर्म करनी है और इस तरीके से हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास सबके जो मासेस हैं इन्होंने सेम गिवन किए हैं। तो यहाँ पे एक मज़ीद हमें क्लियरेंस हो गई कि ये सवाल और ज़्यादा ईजी है। उसके बाद इन्होंने कहा है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इतनी बात तो हमें पता है कि जब भी किसी चीज़ का जो एक मोल होता है उस मोल में एक स्पेसिफिक नंबर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, और वो है एवोगाड्रोस नंबर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे वही आपकी वैल्यू हो जाती है 6.02 ETC एक्सपोनेंट 23। तो अब अगर हम लोग इस सवाल को इजी वे में देखें तो क्या होगा कि जिसमें मोल्स ज़्यादा होंगे उसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे और जिसमें मोल्स कम होंगे उसमें मॉलिक्यूल्स कम होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अगर अपने क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस के सिर्फ मोल्स काउंट कर लें तो हमें अपना आंसर इजीली मिल जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन के अगर मैं मोल्स देखूं तो वो है मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो एवोगाड्रो नंबर होगा उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगी तो इतने मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो अभी हमें सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स देखने हैं। सेकेंड ऑप्शन में अगर देखूं तो मेरे पास है 3 मोल्स, ओके। फोर्थ ऑप्शन में मेरे पास थर्ड ऑप्शन में मेरे पास है 6 मोल्स और सिमिलरली लास्ट ऑप्शन में मेरे पास है 5 मोल्स। तो जो मेरे पास लास्ट ऑप्शन है और जो फर्स्ट ऑप्शन है उन दोनों में 5 मोल्स हैं। इसका मतलब है कि दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे और हमारे पास बट जो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे वो उसमें करेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा मोल्स हैं, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आवर आंसर इज 1 ग्राम ऑफ N2C4। सेकेंड एमसीक्यू है मेरे पास, 1 ग्राम मोल ऑफ गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 dm क्यूब। दिस फैक्ट वॉज ड्राइव फ्रॉम। तो यहाँ बच्चों को अच्छे तरीके से पता होगी क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि इसका आंसर एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस होगा, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इसमें लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो व्हाट डज द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम सेज। तो ये कहती है कि लॉ ऑफ कंबाइनिंग गैस वॉल्यूम स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ गैसेस टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन शो सिंपल होल नंबर रेशियोज टू वन अनदर व्हेन दोज वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस जो लॉ का जिक्र है वो रिलेटेड है केमिकल रिएक्शन से, तो इसलिए हम लोग हमारा जो आंसर होगा वो एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस होगा, ओके। थर्ड क्वेश्चन इज द एटम्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच आर। तो यहाँ हमारे पास सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है हमारी केमिस्ट्री में। सो आवर आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ एटम्स एंटरिंग इनटू अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये भी एक बेसिक सी है, सारे बच्चों को मैट्रिक लेवल से ही पता होती है। तो हमारा आंसर होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ फिफ्थ है वाटर इज बेसिकली अ। तो हमारे पास सबसे पहले हमें इस चीज़ की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो कि हमारे पास मैट्रिक लेवल पर ही अच्छी खासी आ जाती है। दैट इज व्हाट इज अ कंपाउंड, व्हाट इज अ सॉल्यूशन, व्हाट इज अ मिक्सचर एंड व्हाट इज एन एलिमेंट। तो वाटर क्योंकि एक उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, उसको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते।
तो ये वाली जो इसकी क्वालिटीज़ हैं वो इसको एक मिक्सचर नहीं बनाती, ठीक है। और सॉल्यूशन तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ होती है, वो भी किसी चीज़ को किसी एक ज़्यादा क्वांटिटी की चीज़ में डिज़ोल्व कर देना या उसको उसमें मिक्स कर देने को सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमारा आंसर ये होगा कि वाटर इज अ कंपाउंड। नाउ 6th क्वेश्चन है विच डिस्क्राइब्स अ फिजिकल चेंज। तो यहाँ अगर हम अपने एक एक एमसीक्यू का ऑप्शंस को स्टडी करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ऑक्सीडेशन, देन है रस्टिंग। तो अगर मैं रस्टिंग का जिक्र करती हूँ फॉर एग्जांपल, तो रस्टिंग मेरे पास एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। अब यहाँ क्या होता है कि मेरे पास जब भी कोई आयरन की सरफेस होती है वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और आपने देखा होगा एक रेडिश उसमें एक हमारे पास टेक्सचर सा बन जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज क्यों है? क्योंकि इसको रिमूव करना मुश्किल होता है, आप रस्टिंग को हटा नहीं सकते, आप प्रिवेंट कर सकते हैं, आप रस्टिंग को फिर दोबारा से सही नहीं कर सकते, ठीक है। तो रस्टिंग होती है। और व्हाट इज रस्टिंग? एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो शुरू के दो ऑप्शन है वो तो हमारे सही है ही नहीं। उसके बाद अगर मैं लास्ट ऑप्शन का जिक्र करूँ कंबस्शन, तो कंबस्शन भी हमारे पास एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल और फिजिकल प्रोसेस की सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि हमारे पास फिजिकल चेंज में कभी भी हमारी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती किसी भी चीज़ की, लेकिन जब भी केमिकल चेंज होगा तो हमारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, पूरा मटेरियल ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे द ओनली प्रोसेस विच इज फिजिकल इज सब्लिमेशन, क्योंकि इसमें सिर्फ फेस चेंज अकर करता है। तो हमारा आंसर जो है वो होगा सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज एन एलिमेंट इन द फॉलोइंग। ये भी क्वेश्चन इजी है, बट जो चीज इसको ट्रिकी बनाती है वो है इसके ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि आइदर स्टील इज एन एलिमेंट और नॉट। तो जवाब है कि स्टील एक एलॉय है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इन एलॉय किस से मिलके बनते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ई कैट और एम कैट क्वेश्चन में ये खासतौर पे एनईडी के पास पेपर में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ब्रास से रिलेटेड और स्टील से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं कि ये किन के एलॉय हैं। ओके, तो आवर आंसर विल बी कॉपर। 8th क्वेश्चन है व्हेन आइस मेल्ट्स इट्स अ। तो जब आइस मेल्ट करती है तो हमारे पास जब वो सॉलिड फॉर्म में होती है तब भी वो वाटर होती है, जब वो मेल्ट कर जाती है लिक्विड फॉर्म में आ जाती है तब भी वो वाटर ही होती है। तो जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि हमेशा एक फिजिकल चेंज में कभी भी उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। तो आवर आंसर इज फिजिकल चेंज। 9th क्वेश्चन है द बर्निंग ऑफ पेपर रिप्रेजेंट्स। तो इस पे भी हमने डिस्कशन की थी कि केमिकल प्रोसेस की एक छोटी सी निशानी ये भी होती है कि व्हेन अ केमिकल प्रोसेस और चेंज इज डन यू कैन नॉट टेक द थिंग्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। कोई पेपर है अगर वो जल जाता है आप उसको रिवर्स करके उसकी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं ला सकते, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, उसकी कॉम्पोजिशन चेंज हो गई। तो व्हाट इज द बर्निंग ऑफ पेपर? इट इज केमिकल, इट इज अ केमिकल चेंज। ओके, नाउ 10th इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सब्लिमेशन, मेल्टिंग, बॉइलिंग, इसमें प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, ओनली फेस चेंज होता है। तो ये है फिजिकल। और लास्ट है रस्टिंग, रस्टिंग में प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। सो आवर आंसर इज डी। नाउ 11th क्वेश्चन है द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज इलस्ट्रेटेड बाय। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये लॉ स्टेट क्या करती है। Law of multiple proportions state that when two elements combine with each other to form more than one compound, the weights of one element that combine with the fixed mass or weight of the other in the ratio of small ratios. तो अगर मैं सिर्फ इस लॉ का ये वाला पार्ट डिस्कस करूं, when two elements combine, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी इस लॉ का जिक्र होगा इसको सेटिस्फाई करने के लिए जो भी एग्जाम्पल होगी
उसमें मेरे पास 2 एलिमेंट्स का जिक्र होगा। ठीक है, तो अगर मैं अपने ऑप्शंस में देखूं तो इसमें भी मेरे पास अगर यहाँ पे ओ नहीं है मेरे पास, ठीक है, यहाँ ओ एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एच है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे भी एच है, यहाँ ओ है, ये मेरे पास यहाँ पे सिमिलर है। ठीक है, मकसद क्या है इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने का कि हमें इनकी डिटेल में नहीं जाना, हमें इन छोटी छोटी ट्रिक्स को देखना है। उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पे आयोडीन एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे ब्रोमीन एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब ये भी एक आइडियल ऑप्शन नहीं है। उसके बाद अगर मैं लास्ट वाला देखूं तो यहाँ पे मैंगनीज है और यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो ये भी एक हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बाकी लॉ क्या कहती है क्या नहीं कहती, अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस होते, कोई एक से ज़्यादा सिमिलर एटम्स एग्जिस्ट कर रहे होते, तो अब हम बाकी का देखते। बट जब इतनी ही कहानी पे हमारा आंसर आ गया तो हम लोग फिर यहीं तक रखेंगे अपना सॉल्यूशन। ठीक है, डिटेल में नहीं जाना होता, अप्रोच देखनी होती है बस कि हम कितना इजी तरीके से उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? H2O2 and H2O. That is option number B. Let's move on to 12th. In a balanced chemical equation, atoms are conserved, molecules are not conserved, moles are conserved, reactants are conserved. तो सबसे पहले इसका आंसर तो होगा, आंसर होगा इसका atoms are conserved. तो इसको पढ़ते हैं कि क्यों होगा ये, मीन्स एटम्स आर कंजर्व्ड, व्हाई मोल्स आर नॉट कंजर्व्ड। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर बी का जिक्र करते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंजर्व्ड। ये करेक्ट ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर कंजर्व्ड, यहाँ पे जितने मेरे सी के मॉलिक्यूल्स होंगे, हमने मोल और मॉलिक्यूल्स का रेशियो पढ़ा था ना पहले अभी फर्स्ट वाले एमसीक्यू में, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जितने मोल्स होंगे उतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ मेरे पास सी का एक मॉलिक्यूल है, अगर मैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेती हूँ कोई, यहाँ पे मेरे पास कार्बन का 1 मोल है, इसका मतलब है कि 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स यहाँ होंगे और यहाँ भी मेरे पास 1 मोल ऑफ कार्बन है, इसका मतलब इतने ही मेरे पास मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये मेरा ऑप्शन, मॉलिक्यूल्स कंजर्व होते हैं इसलिए मेरा ये गलत है। सेकंड, मोल्स आर कंजर्व्ड। मोल्स क्यों कंजर्व नहीं होते? अच्छा, यहाँ अगर मैं देखूं रिएक्टेंट साइड पे, और ये है मेरी प्रोडक्ट साइड, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास रिएक्टेंट साइड पे 1 मोल है कार्बन का, अगर मैं कार्बन की बात करती हूँ, और इस साइड पे मेरे पास 0 मोल ऑफ कार्बन है। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे 1 मोल ऑफ O2 है और यहाँ पे मेरे पास 0 मोल ऑफ O2 है, और मेरे पास यहाँ पे 0 मोल ऑफ CO2 है, यहाँ पे 1 मोल ऑफ CO2 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मोल्स कंजर्व नहीं होते। उसके बाद रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर कंजर्व्ड। भाई ऐसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि ये जो मेरा पूरा रिएक्टेंट है ये कंजर्व तो हुआ ही नहीं, ये तो पूरा एग्जॉस्ट हो गया, ये तो पूरा कन्वर्ट हो गया, बचा ही नहीं। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन ही यही होगा। 13th है, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑल ऑर्डिनरी मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी एंटिटी कॉल्ड, दिस इज अ वेरी बेसिक question, that is atom. Now let's jump towards the 14th MCQ, that is the property of a substance which does not deal with its ability to undergo a chemical change is known as a physical property. ये भी बात को सिंपल तरीके से घुमाया हुआ है, बस कंफ्यूज किया हुआ है वर्ड्स में, बहुत ही एक बेसिक सी बात इन्होंने कही है लेकिन बढ़ा चढ़ा के। तो इसका आंसर सिंपल होगा फिजिकल चेंज। Which property indicates the ability of a substance to undergo a chemical change? तो इसका आंसर भी होगा केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, इन वाले MCQs का जो लास्ट गुजरा है और ये है, इनका मकसद ये होता है कि जब अभी तो आप लोग देख रहे हैं, आप कह रहे होंगे यार इतना इजी MCQ लग रहा है, इसका मकसद ये होता है कि अब इस MCQ को रखकर डिफरेंट बनाए जा सकते हैं। लाइक यहाँ पे केमिकल चेंज को फिजिकल चेंज किया जा सकता है, कहीं नॉट लगाया जा सकता है, कहीं कुछ लगाया जा सकता है। बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि यार यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, किस चैप्टर से था। यहाँ पे तो अभी आपको पता है ना कि चैप्टर 1 का जिक्र हो रहा है, बेसिक चीज़ें होंगी। बट जब आप टेस्ट सेंटर में होते हैं, वहाँ पे जब इस तरह के क्वेश्चन आप इनकाउंटर करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है।
बेसिक चीज़ को भी लेके, और ज़्यादातर तो बेसिक चीज़ों को लेकर ही होती है क्योंकि ट्रिकी चीज़ें तो आपको आती होती हैं। तो आप बेसिक चीज़ों को देखकर कहते हैं कि यार इतना इजी क्वेश्चन कैसे हो सकता है, मुझे कैसे आ रहा है इतनी जल्दी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इंसान इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो कि नहीं यार इतना इजी कैसे क्वेश्चन हो गया, ये मैं गलत कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। 16th क्वेश्चन है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स मैटर। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। Now, the symbolic representation of a compound is called formula. अच्छा, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे काफ़ी कि सिंबल इसका आंसर क्यों नहीं है। तो सिंबल जो होता है वो एलिमेंट्स के लिए होता है, लाइक आयरन का Fe हो गया, आयोडीन का I हो गया, बट कंपाउंड के लिए जो है वो फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। Now the 18th is the total number of atoms entering into a chemical reaction is equal to the total number of atoms of all the products is called. So it is simply the law of conservation of mass. Okay, this is our answer. Because this law states that the mass can neither be created nor destroyed but is transformed from one form to another. Chemical reactions and combustion are example of law of conservation of mass. किसी भी chemical reaction को देख लें आप, किसी भी combustion reaction को देख लें, किसी भी दूसरे आप रिएक्शन को देखें, अगर काइनेटिक्स उसकी ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि कोई भी चीज़, जैसे हमने लास्ट अभी प्रीवियस एमसीक्यूज में से एक में हमने देखा था C+O2 = CO2। तो क्या हमने देखा कि जितने एटम्स थे उतने ही एटम्स प्रोडक्ट में थे, उतने ही हमारे एटम्स रिएक्टेंट में थे, और जितने ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट, डायरेक्ट जितने एटम्स होंगे उतने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो चीज़ जो है उतनी ही रहती है। तो ये लॉ सिर्फ ये डिफाइन करती है। A pure chemical compound always contains the same element combined in the same ratio by weight is called. ये हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहलाती है, जो कि मैट्रिक लेवल पर भी अच्छे खासे बच्चे पढ़ लेते हैं कि दो एलिमेंट्स अगर उनको एक सेम प्रोपोर्शन में मिलना है, मींस वाटर के लिए 2 मोल्स ऑफ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए और 1 मोल हमें चाहिए ऑक्सीजन का। तो आप जितनी भी बफर में उन मींस जो कंडीशन जिन पे वाटर एग्जिस्ट करता है, तो आप जितनी भी हाइड्रोजन दे दें, आप जितनी भी ऑक्सीजन दे दें, वो इस रेशो में ही कंबाइन होंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने कहा कि वो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज होगा, तो H2O2 क्यों होता है, फिर H2O2 कैसे बनता है? तो उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, मींस एक अलग टेम्परेचर अलग प्रेशर पे आपका H2O2 बनने के चांसेस होंगे, और अलग टेम्परेचर अलग प्रेशर पे आपके पास H2O2 में बनेगा। तो फॉर एग्जांपल H2O की अगर कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं हमारे पास, तो हम जितने भी हाइड्रोजन दे दें, जितने भी ऑक्सीजन दे दें, वो इसी रेशो में कंबाइन होंगे। तो इसकी अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें, that a given chemical compound always contains its component element in fixed ratio by mass and does not depend on its source and method of preparation. Okay. 20th क्वेश्चन है, which describes a physical change. ये भी हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है, इजीली हो जाता है, उसको रिवर्स बैक किया जा सकता है और आसानी से समझ आ जाता है। और केमिकल चेंज क्या होता है, मुश्किल से समझ आता है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ऑक्सीडेशन केमिकल चेंज है, रस्टिंग जैसे कि जिक्र किया था सी इसमें कवर हो गया। उसके बाद फर्मेंटेशन, हमारे जो एंजाइम्स वगैरह बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करते हैं, ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है, समझ नहीं आता, ठीक है, मुश्किल लगता है, वापस नहीं कर सकते इसको। तो ये भी हमारे पास एक केमिकल चेंज है। तो हमारे पास जो आंसर बचा वो है बॉइलिंग, दैट इज ओनली अ फेज चेंज। So our answer will be boiling. तो फर्स्ट चैप्टर के हमारे पास जो टोटल MCQs हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 180 हैं, ठीक है, जिसमें अभी तो थ्योरेटिकल चल रहे हैं और मोस्टली मोर देन हाफ थ्योरेटिकल ही जाएंगे, या शायद हाफ, ठीक है। उसके बाद
हमारे सारे न्यूमेरिकल्स शुरू हो जाएंगे। इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े ज़्यादा होंगे क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में बहुत ज़्यादा है ये सारा। आपने देखा होगा मास टू मास, मास टू वॉल्यूम, वॉल्यूम टू वॉल्यूम कन्वर्जन। तो इसके जितने पॉसिबल MCQs हैं वो टोटल 180 हैं। अभी तक हमने 20 कवर किए चैप्टर 1 के, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी के 20 कवर करेंगे। सो गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।